साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जीएस फोरम ऑफिशियल में। आपका अपना यूट्यूब चैनल बहुत ही प्यार आप लोगों का मिल रहा है, इसके लिए धन्यवाद आप लोगों को। हमारी इस सीरीज में हम लोग आज आगे बढ़ा रहे हैं संविधान भारत का कैसे विकसित हुआ, कैसे बड़ा हुआ और किस प्रकार से यह आगे आप देखेंगे कि धीरे धीरे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनकर के आपके सामने आएगा। और वर्तमान में भी यह एक जिंदा डॉक्यूमेंट है, एक जिंदा पत्र है, क्योंकि इसमें हम जहां चाहते हैं वहां पर संशोधन कर लेते हैं। क्योंकि भारत एक प्रगतिशील देश है, तो इस प्रगतिशील देश को हमें आगे विकसित देश में कैसे बनाना है, कैसे कन्वर्ट करना है, इसका जो आधार है वो हमारा संविधान है। इसी की रूपरेखा कैसे तैयार हुई उस पर हम आज की क्लास में बात करेंगे। इससे पहले इसी प्लेलिस्ट में एक और वीडियो आपको मिलेगा जिसको आप देख लेंगे तो इससे पहले वाली कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा कन्फर्म करूं कि भारत का जो संवैधानिक विकास है उसको बनने में, उसको विकसित होने में समय लगा है। तो इसको हम लोग दो फेज में देखना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बहुत बड़ा होने के कारण हम इसे तीन फेज में देखेंगे, जिसका ये दूसरा वीडियो है। तीसरा वीडियो और अंतिम इसके बाद आएगा अगले सेशन में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लेकर के और 1950 तक की यात्रा आपको कराएगा। इस वीडियो में हम लोग 1858 से लेकर के और 1935 तक डिस्कस करेंगे, और इससे पहले वाले वीडियो में 1773 से लेकर के और 1858 तक हमने आपको पढ़ा दिया है, वो आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। हालात क्या थे वो समझिएगा। हालात ये था, वक्त था 1857 का। मैंने बताया कि विद्रोह हुआ था, बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, और लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत में गवर्नर जनरल बन करके काम कर रहा था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद मैंने आपको बताया था कि 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और लॉर्ड कैनिंग 1856 में, सॉरी 1857 कह सकते हैं, जब विद्रोह हो रहा था उस समय लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में कार्य कर रहा था। अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता थी और उसने अपनी राजधानी को टेम्पररली ट्रांसफर किया इलाहाबाद, जो उस जमाने में उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, जिसका नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया। इलाहाबाद राजधानी ट्रांसफर करके उसने उत्तर भारत में चल रहे विद्रोह को बहुत ही आसानी से दबाया। कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, इलाहाबाद, झांसी, बरेली, ये जो शहर विद्रोह के केंद्र बने हुए थे, इन केंद्रों पर अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर लिया। कारण यही था कि उस समय के तत्कालीन जो भारतीय रियासतें थी, आसपास के जो राजा थे, वो एक साथ मिल करके नहीं लड़ रहे थे। और भी कई कारण थे कि आखिर कैसे अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाया, लेकिन हम लोग को इतिहास नहीं पढ़ना है, हमें यह समझना है कि इसका पॉलिटिकल कनेक्शन क्या रहा संविधान के विकास से। तो जब इतना बड़ा विद्रोह हुआ तो ब्रिटेन के टॉप अथॉरिटी यानी कि क्वीन और सम्राट को यह फील होने लगा कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब मामला वहां पर बिगड़ चुका है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरीके से समाप्त किया जाएगा और यहां से ब्रिटेन डायरेक्टली रूल करेगा भारत पर। ब्रिटेन सीधे सीधे रूल करेगा भारत पर, एक भारत को एक कॉलोनी बना करके, यानी कि अब भारत एक कॉलोनी होगी ब्रिटेन की। जिस प्रकार से ब्रिटेन की और कॉलोनियां दुनिया में थी, बड़े बड़े देश जो ब्रिटेन की कॉलोनी थे, उसी प्रकार से भारत एक कॉलोनी बनेगी। अब कॉलोनी बनेगी तो इस इतनी बड़ी कॉलोनी को, एक स्टेट को एक कॉलोनी के रूप में चलाने के लिए आपको एक बहुत अच्छे नियम कानून की आवश्यकता होगी। और इसी को ध्यान में रख करके 1858 में आप देख पा रहे हैं एक कानून लाया गया जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत शासन अधिनियम 1858। तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली तो ये कि 1858 से भारत में ब्रिटिश रूल शुरू हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, भारत में ब्रिटिश रूल शुरू हो रहा है। और इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ब्रिटेन से ही थी, लेकिन जब हम बात करते हैं ब्रिटिश रूल का, प्रॉपरली ब्रिटिश की पार्लियामेंट से कानून बन के आएंगे और उसके माध्यम से भारत चलेगा, तो ये सिलसिला शुरू होगा 1858 से। यहां पर क्या क्या बड़े परिवर्तन किए गए वो आपको, चलिए हम आगे पढ़ाते हैं। और कैसे हम यहां से चल करके 1935 तक आते आते एक बहुत बड़ा कानून लेकर के आएंगे, वो पूरी यात्रा हम अगले लगभग आधे घंटे में करेंगे। ठीक है, देखें आप, कहा जा रहा है आपसे कहा जा रहा है कि ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट, यहां पर ये बेटर गवर्नमेंट होना चाहिए, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट। बेटर गवर्नमेंट का मतलब अंग्रेज कहीं ना कहीं, ब्रिटिश की पार्लियामेंट, वहां की टॉप अथॉरिटी अब बताना चाहती है कि अभी तक भारत जिस प्रकार की सरकार से चलते चला आ रहा है, इससे बेटर हम कुछ करना चाह रहे हैं
और इस एक्ट को वो लेकर के आ रहे हैं कब? 1858 में। पहली बात तो आपको याद रखनी है। दूसरी बात क्या कही जा रही है कि यही वह शासन कंपनी का अधिनियम है जहां से कहा गया कि शासन कंपनी का समाप्त किया जाएगा, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो रहा है और अब भारत का शासन भारत शासन अधिनियम 1858 के माध्यम से ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया जाएगा, यानी कि अब शासन जो होगा वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन चलेगा। आशा करता हूं बात समझ आ रही होगी। तो पहला सवाल यह बनेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में किस अधिनियम से समाप्त किया गया? आंसर होगा 1858। और ब्रिटिश क्राउन का शासन किस अधिनियम से शुरू हुआ? अगेन आंसर होगा 1858। तो इंडिया में ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया। इसके बाद कहा गया कि इसी शासन के माध्यम से कि भारत में जो अभी तक कहा गया कि गवर्नर जनरल होगा, अब भारत में एक नया पद सृजित किया गया और वो कहा गया कि वही वायसराय होगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इस बात को ध्यान समझिएगा कि भारत का गवर्नर जनरल ही भारत का वायसराय कहलाएगा। ये बात कहा गया 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। आफ्टर दैट आपसे सवाल पूछा जाएगा कि पहले वायसराय के रूप में कौन आया? तो मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि लॉर्ड कैनिंग इसी टाइम पर क्या था? लॉर्ड कैनिंग इसी टाइम पर भारत का गवर्नर जनरल था और जब यहां पर एक्ट लागू हुआ तो गवर्नर जनरल को ही हम वायसराय कहेंगे। तो भारत का पहला वायसराय कौन बन करके आएगा? लॉर्ड कैनिंग आएगा। तो इस प्रकार से भारत में लॉर्ड कैनिंग आया था गवर्नर जनरल बन करके और जाएगा वायसराय बन करके, ये ध्यान में आपको रखना है। इसके बाद क्या हुआ? पीछे एक वीडियो मैंने आपको बताया देखने के लिए, जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 1784 में जो विलियम पिट्स जब प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, तो उस समय एक एक्ट बन के आया था जिसे हम कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। और पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले से था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था कॉमर्शियल अफेयर को डील करना और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था पॉलिटिकल अफेयर को डील करना। ये दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत काम कर रहे थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में मेंबर्स की अपॉइंटिंग डायरेक्टली हो रही थी ब्रिटिश क्राउन से। अब इन दोनों को क्या किया गया? दोनों को स्क्रैप कर दिया गया। स्क्रैप मतलब होता है एक तरीके से समाप्त करके कहीं और ले जाना। तो दोनों को स्क्रैप करके एक साथ ले आकर के एक काउंसिल बनाई गई, एक काउंसिल बनाई गई, ध्यान दीजिएगा, जिसको आप कहेंगे कि ये भारत के सचिव की काउंसिल होगी और ये 15 सदस्यों की एक टीम होगी जिसको हेड कर रहा होगा भारत सचिव। भारत सचिव बैठेगा कहां पर? ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, और उसके साथ ये 15 सदस्य होंगे, ये सलाह देंगे कि भारत में किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकारियों को दे दिया गया किसको? भारत के राज्य सचिव को, यानी सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया को 15 मेंबर्स की एक टीम दे दी गई और कहा गया कि आप इनकी सहायता से भारत का कानून बनाएंगे और भारत सचिव सीधे रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? ब्रिटिश क्राउन के लिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद कहा गया कि सदस्यों की टीम संख्या कितनी होगी? मैंने आपको बताया कि 15। किसके लिए? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए। अब देखिए जो सबसे बड़ा चेंज किया गया कि इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। मतलब कहने का यह है, हायरार्की को आप समझेंगे कि सबसे टॉप पर यदि कोई है तो कौन है? ब्रिटिश क्राउन। और ब्रिटिश क्राउन के बाद हमने कहा कि यहां पर भारत सचिव बैठा होगा ब्रिटेन में। और भारत सचिव जो ब्रिटेन में बैठा हुआ है, ये काम कैसे करवा रहा है? इंडिया में ये काम करवा रहा है गवर्नर जनरल से। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कहा गया कि यू विल बी बाइंडेड फॉर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, क्योंकि वो रिपोर्ट कर रहा होगा सीधे ब्रिटिश क्राउन को। आपको हायरार्की समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार से देश चलेगा, ये तय किया गया। अब देखें भारत सचिव जो होगा, आई मीन टू से कि भारत राज्य का जो सचिव होगा, देखो भारत को अभी भी संविधान में जो स्टेट टर्म यूज किया जाएगा वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अंग्रेजों के लिए भारत एक कॉलोनी थी और भारत का जो राज्य सचिव होगा वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने का एक कारण बनेगा। क्यों कारण बनेगा? क्योंकि वो मंत्रिमंडल का सदस्य होगा। बात समझना, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ जो भारत सचिव होगा वो वहां की काउंसिल में, वहां के काउंसिल यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एक मेंबर होगा, वहां के कैबिनेट में एक मेंबर होगा। इसीलिए वो वहां की पार्लियामेंट में क्या होगा? वहां की पार्लियामेंट में जवाबदेह होगा, उत्तरदायी होगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अभी भी मैं आपको एक क्रक्स बता रहा हूं, आप समझना। जैसे भारत के अंदर जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं, या यूं कह लो कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो मोदी जी जिसको चेयर कर रहे हैं, यानी कि आप जानते होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? पीएम होता है।
तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उत्तरदायी होता है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है क्योंकि देश की जनता जानना चाहती है कि बीइंग अ गवर्नमेंट आप क्या कर रहे हो और कितना कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, तो वो सब कुछ आपको जवाबदेही होती है। इसी प्रकार से भारत सचिव वहां पर उत्तरदायी थे, ठीक है, क्योंकि वो मंत्रिमंडल के सदस्य थे। इसके बाद हम बात करें तो अगले एक्ट पर बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको ब्रीफ कर दूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़े अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश हुआ। इसी एक्ट में ब्रिटेन की क्राउन ने यह भी डिक्लेयर किया कि अब अंग्रेज, देखो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तो समाप्त हो चुका है, लेकिन जो ब्रिटेन के लोग हैं, उनके जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी पूरी आर्मी स्टैब्लिशमेंट है, उनके कलेक्टर्स हैं, डीसी जो जिलों को संभाल रहे हैं, उनकी जो अपनी आर्मी है, उनके जो दूसरे गवर्नर्स हैं, गवर्नर जनरल्स हैं, वायसराय हैं, ये किसी भी कंडीशन में कहा गया कि अब भारत में हम कोई भी टेरिटरी एक्वायर नहीं करेंगे। ध्यान से समझना, 1857 के विद्रोह के बाद कहा गया कि नाउ ब्रिटिश लोग इंडिया में कोई भी टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं करेंगे, यानी कि हम कोई भी टेरिटरी एक्वायर नहीं करेंगे। इट मींस कि हमको युद्ध नहीं करने जा रहे हैं भारत में। अब जो रियासतें थी उस जमाने में भारत में, जो जहां पर राजे रजवाड़े थे, सामान्यतः उन्होंने ब्रिटिश अधीनता को स्वीकार कर लिया था और 1857 आते आते भारत के लगभग सभी प्रोडक्टिव रीजन पर, प्रोडक्टिव रीजन का मतलब जहां पर एग्रीकल्चर खूब फर्टाइल थी, जहां पर अच्छा प्लेन लैंड था, खूब बढ़िया से कृषि होती थी, उन सब एरियाज पर लगभग कंट्रोल हो चुका था। और आप जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, तो जब कृषि कंट्रोल में आ गई तो अब सी बात है कि जो खजाना है वो भी हमारे हाथ में, क्योंकि कृषि ही सबसे बड़ा स्रोत हुआ करती थी रेवेन्यू का। तो इतना कुछ उन्होंने कैप्चर कर लिया था कि उन्हें अब और ज्यादा कैप्चर करने की आवश्यकता भी कुछ खास नहीं थी। और वो जानते थे कि यदि हम कैप्चर करेंगे तो फिर से विद्रोह होगा, इससे अच्छा है कि इस बात को डिक्लेयर कर दो कि हम कोई और टेरिटरी कैप्चर नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब शासन कैसे चलेगा, क्योंकि भारत में अब वायसराय बैठेगा और वायसराय जिम्मेदारी देगा अपनी किसको? सीधे सीधे भारत सचिव को। तो वायसराय को भी तो अपना कानून बनाना पड़ेगा, उसकी अपनी काउंसिल बनानी पड़ेगी और उस काउंसिल के माध्यम से अपना वो शासन करेगा। तो इसी के जस्ट बाद आप देख रहे हैं कि 1858 के बाद 1861 में 1861 में क्या आ रहा है? भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या यहां से आपको वर्तमान संविधान में क्या क्या स्रोत आपको मिलेंगे, जरा देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट आप ये समझिएगा कि आधुनिक भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली का आरंभ करने वाला अधिनियम कौन सा था? आंसर होगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है, प्रतिनिधित्व प्रणाली मतलब हम ये चाहते थे कि भारतीय लोग भी शामिल हों किसमें? कानून बनाने में। भाई जो कानून बन रहा है वो किसके लिए बन रहा है? भारत के लोगों के लिए बन रहा है। और भारत के लोगों के लिए कानून बना रहे हैं बैठ करके अंग्रेजी लोग, ब्रिटिश के लोग। तो भारत के लोगों के लिए कानून बनाना तो भारतीयों को भी शामिल करो, यानी कि हम भी रिप्रेजेंटेशन अपना दें किसमें? लॉ मेकिंग में। बात समझ आ रही है? तो 1861 में इसकी शुरुआत होती है। कैसे? इसी अधिनियम के द्वारा भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया, मैंने आपको बताया। अच्छा, तो आपसे सवाल ये पूछेगा कि भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल सबसे पहले किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो आप कहेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब इसमें एक प्रॉब्लम थी कि जैसे मान लीजिए कि काउंसिल फंक्शन में नहीं है या वायसराय को ये लग रहा है कि हमें इमीडिएटली किसी कानून की आवश्यकता है बनाने के लिए, तो यदि इमीडिएटली आप कोई कानून बनाना चाहते हो एज अ वायसराय, तो आपके पास पावर होनी चाहिए तुरंत कानून बना देने की। तो इसी को हमने कहा कि अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। बात समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आज के डेट में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 कहता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। द प्रेसिडेंट कैन इशू द ऑर्डिनेंस, क्योंकि सपोज कि लोकसभा और राज्यसभा यदि फंक्शन में नहीं है और देश को किसी ऐसे कानून की आवश्यकता है जो तुरंत जरूरत है, तो उस समय राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो कानून बना सकता है। यही स्थिति राज्यों में 213 नंबर अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि राज्यपाल को पावर है ऑर्डिनेंस इशू करने का। लेकिन इन दोनों की जो जड़ें हैं वो कहां पर है? 1861 में। 1861 में वायसराय को यह पावर दिया गया कि आप चाहें तो क्या कर सकते हैं? आपातकाल की स्थिति में, यानी कि जब आपके पास कोई आपकी काउंसिल फंक्शन में नहीं है, उस समय आप क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो आप देख पा रहे हैं वो 1861 से वायसराय को दे दी गई थी। इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पर कि किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई? आंसर होगा 1861। ध्यान दीजिएगा,
पावर का सेंट्रलाइजेशन ठीक है, पावर को सेंट्रलाइज करिए, अच्छी बात है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से देश को आगे बढ़ाया जाए तो डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में चलना पड़ेगा आपको। तो जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स थे उनसे पीछे शक्तियां छीन ली गई थी कि आप कानून नहीं बना सकते हैं। अब इस एक्ट के माध्यम से क्या कहा गया कि आप वहां पर विधायी शक्तियां ले लीजिए और डिसेंट्रलाइज करिए पावर को, ताकि कानून को हम लोग स्मूथली आगे बढ़ा सकें। इसके बाद क्या कहा गया कि यही वह अधिनियम है जो विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्ति विभाजन के सिद्धांत की कल्पना करता है, यानी कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, शक्ति विभाजन। आप देखेंगे आगे, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल कंकरेंट लिस्ट डाल दी जाएगी, मतलब 3 अलग अलग सूचियां बना दी जाएंगी कैसे पावर बनेगा। बीच में 1919 में भी आप देखेंगे कि पावर को रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी कि किसी भी आज फाइनली भारतीय संविधान में क्या स्थिति है, पावर हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ, ये सच है कि आप ये नहीं कह सकते जिस तरीके से यूएस और कनाडा में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिल्कुल वैसे नहीं है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड है। वी आर क्वासी फेडरल इन नेचर, हम अर्धसंघात्मक प्रवृत्ति में हैं। तो ये देश को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, ताकि काम चल सके। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। हमने आपसे कहा कि अब जो वायसराय कार्य करेगा, उसकी जो कार्यकारिणी परिषद होगी, एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल होगी, उसके निर्माण में सम्मिलित किए जाने वाले जो सदस्य हैं उनका संख्या क्या होगा। तो उनकी संख्या आप देखिए, न्यूनतम 6 होगी और अधिकतम 12 होगी। न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 किसकी, जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी। तो आप याद रखेंगे, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय परिषद 1861 द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो कितने वर्ष का होगा, 2 वर्ष का। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या कोई भी स्टेट पीएससी या कभी कभी यूपीएससी भी ऐसे ही छोटे छोटे फैक्ट पूछ देती है। वो जानना ये चाहते हैं कि आपने इस देश के संविधान के विकास को क्रोनोलॉजिकली समझा है कि नहीं, यानी कि कालानुक्रम में जो चीजें धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप हुई उनको आपने समझा है कि नहीं। जब आप वो समझते हैं तो आप आंसर कर पाते हैं, और ये छोटे छोटे फैक्ट उसी तरीके से आपको याद होते चले जाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रांतों में स्थापित की गई विधान परिषदें कहां कहां पर थी। ध्यान दीजिएगा, प्रांतों में स्थापित की गई जो विधान परिषदें थी वो कहां कहां पर थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो विधान परिषद बंगाल में स्थापित करी गई, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 1866 में करी गई और पंजाब में 1897 में करी गई। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने मैं बता रहा हूं, जिसको आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। अच्छे से समझने का मतलब यह है कि जो परिषदें होती हैं, कानून बनाने का उनके पास राइट होता है, ये राज्य में कब आई, केंद्र में कब आई, किस राज्य में समाप्त हुई, ये पूरी एक प्रक्रिया है, पूरा एक क्रोनोलॉजी है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि कब कहां पर बना, कहां पर एबॉलिश हुआ। वो ईयर ही पूछते हैं, तो ईयर पर टारगेट रखिएगा। दूसरी बात ये, जैसे बंगाल का नाम लिया तो आप समझ गए होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर मैं अभी 1947 तक चलूंगा। तब तक जब भी मैं कहूं बंगाल, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, जो आज का पूरा बांग्लादेश है ये, और आज का जो पूरा पश्चिम बंगाल है वो, और साथ में एक बड़ा हिस्सा बिहार का, एक बड़ा हिस्सा उड़ीसा का, ये सब मिला करके, असम का कुछ हिस्सा मिला करके बंगाल हुआ करता था। यानी कि बहुत बड़ी टेरिटरी हुआ करती थी बंगाल, बहुत बड़ी टेरिटरी थी, क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर भी बहुत रिच था, आज भी रिच है, आप देख सकते हैं। तो बंगाल यहाँ पर था। अब आपके मन में आएगा सर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत कहाँ पर था, तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जिसे हम लोग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहते हैं, ये वाला रीजन था, जो लाहौर वाला रीजन है। इस रीजन को हम यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहते थे। लाहौर से, जो लाहौर के आसपास वाला पूरा रीजन है, जहां से आप इंटर कर रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ, अफगानिस्तान से जब आप इंटर करेंगे, नदी पार करने के बाद, इंडस पार करने के बाद जब आप इंटर कर रहे हैं, तो ये आपका रीजन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, कहा जा रहा है आपसे कि जो वायसराय की परिषद है उसके कार्य संचालन हेतु नियमों तथा आदेशों के निर्माण का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया था, तो आंसर होगा 1861 द्वारा। ये मैंने पहले आपको बताया, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सारी बातें हमने आपको समझा दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आप फिर पहुंच गए। एक तो आपने देखा कि ऑर्डिनेंस इशू करना, दूसरा आज भी यदि मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान में भारत में कोई भी नया मंत्रालय बनाना हो या कोई नया पोर्टफोलियो यानी कि डिपार्टमेंट बनाना हो, तो ये पावर किसके पास है, तो
कई बार लोग कंफ्यूज होकर कह देते हैं कि ये पावर पार्लियामेंट के पास है, कोई प्रधानमंत्री के पास, ये पावर राष्ट्रपति के पास है। भारत में कोई भी नया मंत्रालय का सृजन करना हो, नए पोर्टफोलियो का सृजन करना हो, ये पावर भारत के राष्ट्रपति के पास है। ये कहां से है, देखो इसका रूट कहां पर है, जड़ें कहां पर है, 1861 के काउंसिल एक्ट में। 1861 के काउंसिल एक्ट में कहा गया कि वायसराय को अपनी परिषद के सदस्यों में कार्य विभाजन के लिए पोर्टफोलियो यानी विभागों का बंटवारा करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी सरकार है मोदी जी की या भारत का कोई भी प्रधानमंत्री हो, तो वो कार्य तो कर रहा है अंतिम रूप से राष्ट्रपति के लिए ना, अपॉइंट तो उसको राष्ट्रपति ने किया है, लेकिन प्रधानमंत्री अकेले तो सारा काम नहीं कर पाएगा या राष्ट्रपति अकेले सारा काम नहीं कर पाएगा। सॉरी, तो उसने डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं कि ये रक्षा मंत्रालय होगा, ये होम मिनिस्ट्री होगी, ये आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री होगी। तो उस सब पोर्टफोलियो का जो निर्माण करने का पावर है वो राष्ट्रपति के पास है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगले पॉइंट पर हम देखते हैं। हमने आपसे कहा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अधीन, मतलब उसके अंडर में गठित जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है, इसमें प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आंसर होगा 3। ध्यान रखिएगा, जो कार्यकारिणी परिषद बनेगी उसमें प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 3 होगी। फैक्ट आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, यहां तक हम बात कर रहे थे 1861 का जो काउंसिल एक्ट था, जो वायसराय को पावर दे रहा था। थोड़ा सा मैं आपको हालात बता देता हूं। 1857 में हुए विद्रोह ने आम हिंदुस्तानियों के मन में एक चिंगारी भड़का दिया, एक आग लगा दी कि यदि अंग्रेज हमारे लिए अच्छा नहीं करेंगे तो हम इनके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। क्योंकि जब एक बार हम विद्रोह कर लेते हैं ना, तो विद्रोह करने की आदत पड़ जाती है कि यदि कहीं भी गलत होगा तो हम क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे। और इसी आदत ने, आप नोटिस करेंगे कि 1857 के बाद से भारत में कई सारे विद्रोहों को जन्म दिया। और इसी बीच में अंग्रेजों को ये बात समझ में आ गई कि देखो भैया, यदि भारत में शासन करना है तो भारतीयों को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। साथ में कैसे लेके चलें? हर आदमी 150 लोगों का ग्रुप बना करके चला जाएगा कि हमें ऐसे कानून बनाना है। तो ए.ओ. ह्यूम और लॉर्ड डफरिन की जो गुफ्तगू चल रही थी, उस गुफ्तगू ने ये डिसाइड किया कि जो पढ़े लिखे भारतीय हैं, जो जो समझते हैं, ब्रिटेन को भी समझते हैं और भारत को भी समझते हैं, इन सबसे कहो कि आप लोग ऐसे मत आओ, आप लोग आओ एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बना करके, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना करके। और वही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी 1885 में, जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हुए। आप देखेंगे दादा भाई नेहरू जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो बड़े बड़े लोग थे, जो हिंदुस्तान की राजनीति को बहुत अच्छे से समझ रहे थे। आगे चल करके आप देखेंगे इसमें और बड़े नाम जुड़ते चले जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, इवन आप नोटिस करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, बीजी तिलक, ऐसे ऐसे लोग इसमें शामिल होंगे। समझ रहे हैं आप, जो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स की बैकबोन होंगे। तो 1885 में बनी हुई कांग्रेस की डिमांड अब क्या थी वो समझिएगा जरा, कि हम अपना कानून खुद बनाएंगे। अच्छा, कांग्रेस में 2 दल थे, एक गरम दल था और एक नरम दल था। तो गरम दल और नरम दल दोनों एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं, तो विद्रोह तो होगा ही होगा आगे, क्योंकि आइडियोलॉजिकली अलग है। जब विचारधाराएं ही नहीं मैच कर रही हैं तो आगे चल करके प्रॉब्लम तो आ ही जाएगी ना। समझ रहे हैं? तो अब क्या हम चाह रहे थे? हम ये चाह रहे थे कि जो पैसा खर्चा हो रहा है ना हिंदुस्तान का, जो अंग्रेज हिंदुस्तान से टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं और पैसा खर्चा कर रहे हैं, उस पर भी हमें वोटिंग राइट दो कि हम बताएं कि कितना पैसा खर्च होगा। एक बात। दूसरी बात ये कि जो आपने पीछे 1861 में देखा, कि 1861 में आपने देखा कि रिप्रेजेंटेशन हम दे रहे थे, प्रतिनिधित्व, तो वो इनडायरेक्टली था। वायसराय ने उठाया किसी राजा को, कहा कि आप हमारे कार्यकारिणी के सदस्य होंगे। ऐसे थोड़ी चलेगा, जनता को पावर चाहिए ना। तो अब हमें वोटिंग राइट भी दो, तो वोटिंग राइट दो, बजट पर बोलने की बात दो, हम पैसा अपने हिसाब से खर्च करेंगे, यानी कि धीरे धीरे हम कानून बनाने की मुख्य भूमिका में शामिल हों, ऐसी हमारी इच्छा हो रही थी। तो ये सब डिमांड जब आने लगी तो फिर एक काउंसिल एक्ट आया 1892 में। क्या कह रहा है ये एक्ट? देखिए जरा, कह रहा है कि केंद्रीय विधान परिषद सहित वायसराय को अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन का अधिकार मिल गया। केंद्रीय विधान परिषद सहित वायसराय को अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन का अधिकार मिल गया। और कहा गया कि केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 कर दी गई। और बंबई तथा मद्रास की परिषदों में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 20 कर दी गई। यानी कि अब काउंसिल्स में सदस्यों की संख्या क्या करी जा रही थी?
बढ़ाई जा रही थी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग। बंगाल की स्थिति आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर अधिकतम 20 सदस्य कर दिए गए। और कहा गया कि केंद्रीय विधान परिषद में जो अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल होगा वो 2 वर्ष का होगा, यानी कि अब काउंसिल्स में अतिरिक्त सदस्य भी रखे जाने लगे, ठीक है। और यहीं से आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि यहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत होती है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत में पहली बार प्रतिनिधित्व की शुरुआत कब हुई, तो आंसर करोगे 1861 के काउंसिल एक्ट से। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत कब हुई, तो आप आंसर करेंगे 1892 का जो काउंसिल एक्ट था उससे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला और बहुत ही अहम फैक्ट आपके सामने स्क्रीन पर है कि किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के सदस्यों को, आई रिपीट अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों, केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों, केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों जो सदस्य हैं, इन सदस्यों को क्या दिया गया, बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार। देख रहे हैं आप, बजट पर प्रश्न पूछने एवं बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि बजट पर वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। आई रिपीट अगेन, बजट पर वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। यही सवाल है परीक्षाओं के कि किस अधिनियम से आपको बजट पर वोट देने का अधिकार दिया गया, किस अधिनियम से आपको बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, किस अधिनियम से आपको बजट पर बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो याद रखेंगे 1892 का जो काउंसिल एक्ट है, इससे हमें बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए क्या है, 1892 के अधिनियम के अंतर्गत नवीन विधि निर्माण के तहत प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के लिए अनिवार्य था क्या, गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति। ठीक है, यदि कोई विधि निर्माण आप बना रहे हैं, नवीन विधि निर्माण कर रहे हैं, तो उस पर आपको प्री अप्रूवल लेना पड़ेगा, किसका, गवर्नर जनरल या वायसराय का, जैसा कि मैंने बताया आपको। इसके बाद क्या कहा गया, आपातकाल की जब हम बात करते हैं तो आपातकाल या विशेष आवश्यकता की स्थिति में गवर्नर जनरल को व्यवस्थापिका सभा की मदद से प्रांतों के लिए विधि निर्माण का अधिकार देने वाला अधिनियम कौन था, तो आंसर होगा 1892 का काउंसिल एक्ट। ठीक है, 1892 के काउंसिल एक्ट के अधीन प्रांतीय परिषदों के अतिरिक्त सदस्यों का जो चुनाव हो रहा था वो कैसे, विश्वविद्यालयों, नगर पालिका, जिला परिषद, व्यापार संघ, जमींदारों आदि की सिफारिशों पर। आप समझ रहे हैं ना, अभी भी इसका आपको इनडायरेक्ट इलेक्शन में बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा, चाहे व्यापार संघ हो, चाहे जमींदार। तो खैर मान लीजिए जमींदारी एबॉलिशन एक्ट आ गया था, जमींदार समाप्त हो गए थे धीरे धीरे, लेकिन अभी भी उसके एलिमेंट्स आपको सोसाइटी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही थी, राइट। अब हम आगे बढ़े तो इसी एक्ट ने हमको क्या दिया, केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के अंदर पूरक प्रश्न पूछने का या तर्कपूर्ण प्रश्न पूछने का हमें राइट नहीं मिला। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रश्न, या इसको आप कह सकते हैं कि जैसे कोई प्रश्न आप, कोई जवाब आप मांगे और उस पर कोई जवाब आ गया, फिर उस पर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं या कोई तर्कपूर्ण प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो ये राइट आपको नहीं दिया जाएगा। यानी कि आप बहस कर सकते हो, बजट पर प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन उस पर सप्लीमेंट नहीं दे सकते, सप्लीमेंट्री प्रश्न आप नहीं पूछ सकते हो, ना ही आप उस पर कोई तर्कपूर्ण प्रश्न पूछ सकते हो। यानी कि एक तरीके से पावर को हमारे अभी सीमित ही रखा गया था, इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे प्रश्न पूछने के। ठीक है, 1892 के एक्ट से। इसके बाद हम बात करते हैं तो 1892 के अधिनियम द्वारा स्थापित व्यवस्थापिकाओं की सभाओं की वास्तविक स्थिति ये थी कि परामर्शदात्री परिषदों जैसी थी, यानी कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते थे, एडवाइस दे सकते थे, लाइक दैट। भाई आपको लग रहा है कि कोई कानून बहुत अच्छा नहीं है, तो उन्होंने बता दिया कि हाँ ये ऐसे, बार बार आप सप्लीमेंट्री प्रश्न नहीं पूछ सकते हो, ना ही आप कोई रीजन वाला प्रश्न पूछ सकते हो। तो कुल मिला जुला के हम सिर्फ सलाह दे पा रहे थे कि हाँ ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। 1892 के इस अधिनियम की हम बात करें तो इसकी बड़ी आलोचना हुई। आलोचनाओं में हम बात करें तो जो, वैसे तो देखिए एक बात आपको मैं बता देता हूं कि जो गरम दल के लोग थे वो तो संतुष्ट ही नहीं होते थे अंग्रेजों से, वो तो सीधा सीधा कहते थे कि भैया तुम छोड़ के चले जाओ, हम अपना कानून खुद बना लेंगे। लेकिन जो नरम दल के लोग थे उसमें कुछ लोग, जैसे कि आप देखें, गोपाल कृष्ण गोखले हुए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हुए, ये ऐसे टाइप के जो लोग थे, दादा भाई नेहरू, ये लोग चाहते थे कि अच्छे कानून बने। लेकिन नरम दलीय नेताओं में भी आप देखेंगे तो 1892 के इस एक्ट की काफी कड़ी आलोचना हुई, और कड़ी आलोचना करने वाले कौन थे, गांधी जी के गुरु, जिनको आप गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी कड़ी आलोचना की कि ये, मैंने कहा ना कि हम एडवाइजरी के रोल में थे, तो एडवाइजरी के रोल में रह के हम क्या कर सकते थे, आप बताओ मुझे। इसके बाद
यहीं पर आप देखें तो कहा जा रहा है कि 1892 के अधिनियम द्वारा किए गए सुधारों का पूर्ण लाभ उठाने की सलाह देने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। मैंने क्या कहा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी बहुत पढ़े लिखे नेता थे, बहुत बड़े नेता थे। उनका ये कहना था कि जो मिला है ना, जो हमें प्राप्त हो रहा है, पहले उससे लाभ उठाओ। देखिए दो तरीके के लोग होते हैं, एक ये होता है कि जो हमें मिला है पहले उससे बेनिफिट उठाना शुरू करो, और एक होता है कि नहीं हमें जो चाहिए वो मिला ही नहीं तो हम इतना लेके क्या करेंगे। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है, दोनों को अपने फायदे नुकसान आप पढ़ेंगे इसमें। तो इतनी बातें हमने आपको बता दी। अब साथियों 3 अहम नियम है या 3 अहम कानून है, नियम तो कहना उचित नहीं रहेगा, 3 अहम कानून है जो यहाँ से भारतीय पॉलिटिक्स को कंप्लीट चेंज करेंगे। बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। देखिए कैसे। पहली बात तो आप ये समझिएगा कि 1892 के एक्ट से हम आगे बढ़ रहे थे। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन करके एक आंदोलन वाली स्थिति पैदा कर दी। स्वदेशी आंदोलन हुआ बहुत जबरदस्त तरीके से। इसी विभाजन के आगे बढ़कर के हम देखते हैं तो कांग्रेस में फूट पड़ गई 1907 में। कांग्रेस भी अलग अलग राह पर चली गई। अंग्रेजों ने स्थिति को संभालने के लिए, अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए, या यूं कहिए कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए मुस्लिम लीग बनवा दिया। 1906 में मुस्लिम लीग बना, और मुस्लिम लीग बन करके जब आगे बढ़ता है तो 1909 में पहली बार मुसलमानों को क्या मिल गया? सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। हिंदुस्तान में डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स ने जन्म ले लिया था। 1915 में 9 जनवरी को साउथ अफ्रीका से आया हुआ मोहनदास करमचंद गांधी देखते ही देखते 1917 में महात्मा गांधी बन गए। महात्मा गांधी बन गए क्योंकि जन आंदोलन का उनको धीरे धीरे अनुभव हुआ और समर्थन मिला। सत्याग्रह इतना सफल प्रयोग हुआ कि चंपारण में बिना कुछ किए अपनी बात को मनवा दिए। 1920 के गांधी असहयोग आंदोलन को आगे लेकर के जब बढ़ते हैं, अहिंसा को अपना आधार बनाते हुए, 1922 में चौरी चौरा में एक बड़ा कांड होता है। इससे पहले भी बहुत कुछ है, जलियांवाला बाग कांड है और लखनऊ का कांग्रेस सेशन है। ओवरऑल आप देखेंगे तो गांधी इन आंदोलनों को कैसे मैनेज कर रहे हैं। गांधी से लोग नाराज होकर के स्वराज दल बनाते हैं, स्वराज खिलाफत बनाते हैं, फिर गांधी सिविल डिसोबीडियंस। इसी बीच में 3 अहम कानून, 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये तीनों बनेगा और इन्हीं तीनों से भारत को लगभग वो सब कुछ मिल जाएगा जो आज आप देख पा रहे हैं। और जो थोड़ी बहुत कमी रह चुकी रहेगी वो आगे बी आर अम्बेडकर आएंगे तो ये बी आर अम्बेडकर साहब क्या करेंगे, दुनिया के अलग अलग संविधानों से जो अच्छी बातें हैं वो सब निकाल करके भारत के संविधान में रख देंगे। ठीक है, तो ये पूरा लेक्चर हम लोग अगले ही सेशन में ले पाएंगे। जैसा मैंने बताया था कि वीडियो हमें आधे घंटे का ही लगभग रखना है। तो 1909, 1919 और 1935 ये पूरा अधिनियम तीनों का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हम लोग अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।